अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शिराज अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करता हूँ, जो कि मैंने इस पे वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैंने सोचा कि एक एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर कर लूँ। वो एक्सपीरियंस ये है कि आज से कुछ साल पहले आई थिंक सो 2015 या 16 में मैंने शेंजन वीज़े के लिए अप्लाई किया था। नीदरलैंड के लिए मैंने अप्लाई किया था और मेरा वो वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था। उसकी रीज़न कुछ थे, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ ताकि आप भी अगर अप्लाई करना चाहते हैं शेंजन वीज़ा के लिए तो वो गलतियाँ ना करें। उस टाइम मैं जॉब कर रहा था और मेरी सैलरी भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो उस वजह से भी रीज़न हो सकता है, लेकिन कुछ और रीज़न्स वो थे क्योंकि सैलरी का इसलिए इशू नहीं था कि मैं एक अच्छे पोस्ट पे था, सैलरी भी अच्छी थी। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन जो है, मेन चीज़ डॉक्यूमेंटेशन है। आपको अगर एम्बेसडर को अपने आप को मतलब आपने इस तरह शो करना है कि मेरे यहाँ पाकिस्तान में टाइज़ जो है वो बहुत अच्छे हैं और मैंने वापस आना है। तो शुरू करते हैं स्टार्ट से कि मेरे साथ जो मसला हुआ था और रिफ्यूज़ल जिस वजह से आया था, तो उसकी रीज़न क्या थी और अभी मैं जो स्टेज पे हूँ, तो वो सारी गलतियाँ इंशाल्लाह मैंने क्लियर कर दी और नेक्स्ट जो है मैं शेंजन वीज़े के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा कि मैंने किस मुल्क के लिए अप्लाई कर लिया। और वो भी शेयर करूँगा, अगर मेरा वीज़ा लग गया तब भी आपके साथ शेयर करूँगा, अगर रिफ्यूज़ हुआ तब भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो बात की बात है। लेकिन आते हैं मेन टॉपिक जो है मेरा वीज़ा जो शेंजन का था वो क्यों रिफ्यूज़ हुआ था। इस तरह था कि 2015 में आई थिंक सो कि एक मेरे दोस्त थे जो इस टाइम स्वीडन में होते हैं, उन्होंने मुझे एक ऑनलाइन हमारे मीडिया का एक वर्कशॉप था। 3 दिन का वो वर्कशॉप था और उसकी जो फ़ीस थी वो तकरीबन उस टाइम कोई 30 यूरो जो है उसकी फ़ीस थी। तो मेरे दोस्त ने तब मुझे बताया जब उसको वीज़ा ग्रांट हो गया नीदरलैंड का। उसने मुझे ये बताया कि ये 30 यूरो का जो 3 दिन का वो है मीडिया वर्कशॉप है। एक तो ये है कि ये पेड है, तो वो उन्होंने हमें इसकी फैसिलिटेशन में हॉस्टल जो है वो फ्री में दिया हुआ है 3 दिन का। दूसरा ये कि 3 दिन वर्कशॉप के 30 यूरोज़ के बदले वो हमें इन्विटेशन लेटर भेजेंगे, जो हम एम्बेसी को शो करेंगे कि हम यहाँ इस वर्कशॉप पे जा रहे हैं। तो इस तरह बहुत सारे वहाँ पे आपको इन्विटेशन अगर आ जाए, कॉन्फ्रेंसेस हो या कोई इस तरह इवेंट हो, वर्कशॉप हो या दूसरे इवेंट्स हो और उसकी इन्विटेशन आपको आ जाए, उस इन्विटेशन में वो लोग लिखते हैं कि इन्होंने इस वर्कशॉप के लिए हमें पेमेंट की है और इस पेमेंट की वजह से हमने उनकी सीट रिज़र्व की है और हम चाहते हैं कि ये जो जिसने अप्लाई किया या एम्प्लॉयी है या स्टूडेंट है, वो आ जाए और यहाँ पे 3 दिन हमारे साथ गुज़ारे और इस वर्कशॉप में सारी वो चीज़ें जो हम दिखाते हैं वो उनको भी, हर मुल्क के अलग-अलग लोग आते हैं तो वो खुश होते हैं। वो वर्कशॉप मतलब अरेंज ही फ़ॉरेनर्स के लिए करते हैं। तो हमने पैसे जमा किए ऑनलाइन, फिर हमें इन्विटेशन लेटर भी आ गया। हम इसलिए श्योर थे, मैं था और एक दूसरा मेरा एक दोस्त है वो थे, तो हम 2 बंदे थे। हम इसलिए श्योर थे कि हमारा जो तीसरा दोस्त था उसको ऑलरेडी वीज़ा ग्रांट हुआ था इसी वर्कशॉप पे। उसने इस तरह किया था कि एक जो दूसरा दोस्त था उसका एजेंट था, जो ऑलरेडी शेंजन वीज़े के लिए वो अप्लाई उसने किया था और ऑलरेडी फ़ाइल उसने तैयार की थी, तो फ़ाइल उसकी बहुत अच्छी तैयार की, तो उसको वीज़ा ग्रांट हुआ, वो फिर चला गया स्वीडन और अभी तकरीबन ये 5-6 साल हो गए, बल्कि 7 साल हो गए या 6 साल हो गए कि वो उधर ही है, वो अभी सेटल है, उसके साथ जो है वो फैमिली भी लेके गया है पाकिस्तान से। तो स्ट्रगल उसने की है साल 2 साल, लेकिन ये है कि अभी वो काफ़ी सेट हो गया। तो अभी आते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे, हमसे कहाँ पर गलती हुई थी। जब हम फ़ाइल कर तैयार कर रहे थे, तो हमने सोचा कि हमें तो बस इन्विटेशन मिल गई, हमें तो तकरीबन 50% वीज़ा जो है वो
मिल गया क्योंकि पेड वर्कशॉप थी और फिर इनविटेशन भी इस तरह आया कि इंशाल्लाह हमें वीज़ा मिल जाए क्योंकि नीदरलैंड के कंट्री से हमें इनविटेशन आया। हमने इस तरह किया कि मेरे साथ जो दोस्त है उसने रिसर्च किया, उसने कहा कि हम फ़ाइल खुद तैयार कर लेते हैं और फिर एम्बेसी में जमा कर लेते हैं वीएफएस ग्लोबल में, वहाँ पे हम अपना फ़ाइल खुद ही जमा कर लेते हैं। मैंने सोचा ठीक है, इसने रिसर्च की होगी। बहुत सारी गलतियाँ ये थी हमारी कि हमने चले पहले अपॉइंटमेंट ले ली, उस टाइम अपॉइंटमेंट बहुत ईज़ी मिल रही थी। हमने अपनी मर्ज़ी से दिन सेलेक्ट किया, उसके लिए हम जब फ़ाइल तैयार कर रहे थे, तो उसके लिए जो मेन चीज़ें रिक्वायरमेंट है जो हर मुल्क के लिए यही डॉक्यूमेंट्स जो है वो चाहिए होते हैं। सबसे पहले जो है वो है आपका पासपोर्ट, जो 6 मंथ कम से कम वैलिडिटी हो उसकी। तो दूसरी नंबर पे है आपका फ़ोटो जो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ है, फिर हो गया आपका होटल रिज़र्वेशन, वो तो ऑलरेडी उन्होंने हॉस्टल की जो है उसके साथ इन्विटेशन के साथ हॉस्टल हमारे बुकिंग भी भेज दी थी, तो हम ये भी श्योर थे। फ्लाइट रिज़र्वेशन जो आपने पेड ना भी हो, किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू आप ले सकते हैं या खुद भी बुकिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट जो है वो सबसे अहम चीज़ है, आपकी जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कितनी होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, जो उस टाइम हमारी सबसे बड़ी गलती, हम स्टेटमेंट जो है वो हमने प्रिंट कराया और बैंक से ले लिया, उस पे स्टैम्प वगैरह लग गए। स्टेटमेंट के साथ मेंटेनेंस सर्टिफिकेट जो है वो हमने नहीं लिया। एक गलती यहाँ पे हो गई। अच्छा, अभी बैंक स्टेटमेंट जो है वो मतलब आप सोच रहे होंगे कि कितना शिंजन के लिए जो है क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। उस टाइम हमें जो लिखा था उन्होंने कि आपके पास जो है 50 यूरो पर डे जो एक्सपेंस है वो होना चाहिए। हमारा जो था 3 दिन का वर्कशॉप था, हमने लिखा था कि हम 7 दिन गुज़ारेंगे, ये 3 दिन, बाकी 4 दिन हम नीदरलैंड को मुख्तलिफ जगह जो है वो एम्स्टर्डम या इससे जो दूसरे जगह है हम वो विज़िट कर लेंगे, फिर वापस आएँगे। तो 7 दिन के जो है 50 यूरो पर डे हमने हिसाब किया तो तकरीबन कोई 350 यूरो आते थे। उस टाइम करेंसी कम थी, अभी ज़्यादा थी, अभी ज़्यादा है। तो हमने उस हिसाब से 350 यूरो के हिसाब से हमने अपने बैंक में हज़ार-हज़ार यूरो का जो है क्लोजिंग बैलेंस जो है वो दिखाया, मतलब तकरीबन कोई हमने 4-5 लाख रुपए क्लोजिंग बैलेंस उनको शो किया। यहाँ पे हमसे एक गलती हो गई कि मेंटेनेंस सर्टिफिकेट नहीं था। दूसरा जो बड़ी गलती थी हमारी, हमारे डॉक्यूमेंट्स बाकी सारे रेडी थे, इन्विटेशन हमने किया, पासपोर्ट की तस्वीरें, मेरी जो है उस टाइम सिर्फ़ दुबई और सऊदीया की ट्रैवल हिस्ट्री थी। तो उसके वीज़े जो है हमने पासपोर्ट से प्रिंट निकाल के वो भी मैंने साथ किए। जो मेरा दूसरा दोस्त था वो गया था ऑलरेडी फ़िनलैंड, जो इसने शेंजन विज़िट किया था, तो काफ़ी अर्सा पहले 2006-7 में। तो हमसे जो गलती हुई, हमने कवर लेटर जो है वो नहीं बनवाया था। मुझे इस चीज़ का नहीं पता था, मैं वही कह रहा हूँ कि छोटी-छोटी गलतियाँ होती हैं, उससे हमने बहुत कुछ सीखा। तो कवर लेटर जो है, आपकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपने सब कुछ बताना है कि मैं इस इदारे में काम कर रहा हूँ इतने अरसे से, मेरी ये पोस्ट है, ये डेज़िग्नेशन है, मैं अभी इस टाइम वर्कशॉप के लिए जा रहा हूँ नीदरलैंड, और इस दिन फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, आपने जितने दिन वहाँ पे गुज़ारने हैं वो सारे जो है आपने ट्रैवल प्लान में लिखना है। उसमें ये भी बताना है कि मैंने ये कंट्री विज़िट की। अच्छा, कवर लेटर हमने नहीं बनाया था और हमने नहीं दिया था, उस वो सबसे जो है बड़ा रीज़न था। हमारा वीज़ा जो रिजेक्ट हुआ है, सिर्फ़ इस वजह से कि हमने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वो नहीं बनवाए। फिर उसके बाद इस तरह हुआ कि हमारे वीज़े रिजेक्ट हो गए, हम बहुत हैरान थे। फिर हमने एक कंसल्टेंट दोस्त है उससे रुजू किया, उसको फ़ाइल दिखाया तो उसने कहा कि आपने तो फ़ाइल कंप्लीट बनाई नहीं है, आपने उनको बताया नहीं है कि आप किस जगह जाएँगे, कहाँ जाएँगे, क्या करेंगे? मतलब एक ब्लाइंड सा वो आपने उनको एम्बेसडर को रखा है, तो वो आपको वीज़ा क्यों देंगे? वो ये सोच रहे होंगे कि ये वर्कशॉप के थ्रू जाएँगे वहाँ पे, फिर वापस नहीं आएँगे। वो अलग बात थी, उस टाइम हम शायद इस तरह भी कर लेते, लेकिन सबसे पहले जो स्टेप था वो वीज़े का था, क्योंकि हमारा दोस्त ऑलरेडी इसी वर्कशॉप पे गया था और उसको वीज़ा भी ग्रांट हुआ। तो फिर ये गलतियाँ हमने जो है
मतलब निकालने के लिए मैंने फिर इस पे काफ़ी रिसर्च किया। जो मेरे दोस्त थे कंसल्टेंट, उसने कहा कि ये गलती आपने की, इसको दोबारा ना करें। फिर मैं उनके साथ जो है राब्ते में था, फिर मैंने यूट्यूब में कुछ वीडियोज़ देखी हैं, फिर इस पे मैंने पूरा रिसर्च किया कि यूरोप का वीज़ा मिलने के जो चांसेस है वो किस तरह बढ़ाएँ। सबसे पहले जो है यूरोप हो गया, शेंजन में फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड, वहाँ पे जाने के लिए वो सबसे पहले आपकी 2-3 चीज़ें देखते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इस तरह यूके हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका वो और शेंजन, ये सारी कंट्रीज़ एक ही जैसे हैं। आपकी वो अ, कुछ चीज़ें चेक करते हैं कि सबसे पहले तो वो चेक करते हैं आप करते क्या हैं। ठीक है, अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी कम से कम लाख से ऊपर होनी चाहिए, तब आपको वीज़ा मिलेगा, या 90,000 या 85 80,000 तक भी हो, और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो तो आपको फिर वो वीज़ा ग्रांट करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे है ट्रैवल हिस्ट्री। वो देखते हैं कि ये बंदा कहीं किसी मुल्क भी नहीं गया है। दुबई ऐसा मुल्क है कि वो ठीक है टूरिज़्म में आता है, लेकिन हर बंदे को पता है कि आपके पास स्टेटमेंट भी ना हो तब भी आपको वो वीज़ा देते हैं। हर बंदा जा सकता है। तो उसके साथ ये है कि आप कुछ मुल्क जो है वो देख ले, तब वो सोचते हैं कि हाँ, ये बंदा ट्रैवलर है, प्रॉपर ट्रैवलिंग करता है, तो इसको हम वीज़ा ग्रांट कर देते हैं। ये सारे मुल्क जो है आपके डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, कवर लेटर मेन चीज़ है। दूसरे नंबर पे बैंक स्टेटमेंट जो है शेंजन का, यूके का, अमेरिका, कनाडा, वो आपकी स्टेटमेंट देखते हैं। अब मैंने क्या प्लान के बनाया, कुछ साल लग गए लेकिन कोविड की वजह से मैं 3 साल इसलिए नहीं गया कि कोविड था। बाकी मैंने 2 साल में अपने आप को प्रॉपर जो है वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन भी ठीक की, जो रिक्वायरमेंट्स थे वो मैंने पूरी की है। मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैंने प्लान बनाया, मैं दुबई गया था ऑलरेडी, सऊदीया गया था। दुबई में तकरीबन कोई 6 दफ़ा गया हूँ। सऊदी अरबिया में 3 दफ़ा गया हूँ। उसके बाद मैंने सोचा कि ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए मैं दूसरे कंट्रीज़ में विज़िट करूँ। तो मैंने इस तरह किया है कि 2017 से लेके मैंने अभी जो 17 से लेके 19 तक 20 तक मैंने जो कंट्रीज़ विज़िट की है ना, स्टेप बाय स्टेप, मैंने कहा मैं ट्रैवल हिस्ट्री भी बनाऊँगा इंशाल्लाह, बैंक स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट्स पूरे करके फिर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट अप्लाई करूँगा। मैंने ये नहीं किया कि मैंने नेक्स्ट ही 3 महीने बाद या 6 महीने बाद, लोग अक्सर करते हैं, मैं फिर अप्लाई कर लेता। मैंने इस तरह नहीं किया। मैंने सबसे पहले इस तरह किया, ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए मैंने प्लान बनाया अपने लिए। वो वीडियोज़ आप देख भी सकते हैं मेरे चैनल पे। मैंने थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और साथ में कतर, ये 4 मुल्क मैंने ट्रैवल प्लान बनाया खुद ही। उसका उसकी वीडियो मैं आपके साथ इसमें लिंक में शेयर कर दूँगा। मैंने खुद सारे वीज़े लगवाए, ठीक है? थाईलैंड का वीज़ा लगवाया, वो भी सस्ता है, उसकी वीडियो है कि थाईलैंड का वीज़ा किस तरह लगाते हैं, मलेशिया का वीज़ा किस तरह लगाते हैं, वो भी आपके साथ मैंने वीडियो शेयर की है, वीज़ा गाइड में मेरे प्लेलिस्ट में है। उसके बाद सिंगापुर का वीज़ा किस तरह लगाते हैं, वो भी आपके साथ मैंने वीडियो अलग-अलग शेयर की। कतर का वीज़ा मुझे कैसे मिला, वो भी आपके साथ मैंने शेयर किया हुआ है। ये 4 कंट्रीज़ जो है, ये टूरिस्ट प्लेसेस है। मैं गया हूँ थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और कतर, ये मैंने एक ही जो है अपनी ट्रैवल प्लान में यहाँ से मैंने कतर एयरलाइन की वो एयरलाइन बुक की है, और वापसी मेरी उधर से थी, थाईलैंड से थी। ठीक है? बीच में मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और फिर कतर। कतर तो ख़ैर मेरे वहाँ पे कोई 18 घंटे स्टे थी और ले था, तो उसमें मैंने जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करके मुझे उन्होंने 30 दिन का वीज़ा दिया है। मैं सिर्फ़ 10-12 घंटे मैंने पूरा कतर कवर किया, 10-12 घंटे में। उसकी वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। हम बात करते हैं शेंजन वीज़ा की रिफ्यूज़ल के बाद और फिर उसके बाद तैयारी के बाद। मेरा जो उस टाइम खर्चा आया था 2017 में ये 4 मुल्कों पे, तो तकरीबन कोई 1,70,000 रुपए खर्चा आया था। इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा इन 4 कंट्रीज़ पे। अभी वही खर्चा जो है वो डबल हो गया, क्योंकि डॉलर का रेट उस टाइम कम था, करेंसी कम थी, टिकट जो है एयरलाइन के कम थे। इस पे मैं एक अलग वीडियो चारों का बनाऊँगा कि एक उस पे आप किस तरह ये 4 मुल्क देख सकते हैं, और बहुत ईज़ी है। अगर आप एक मुल्क जाएँगे तो आपका 1.5 लाख खर्च आएगा। अगर आप
2 मुल्क जाएँगे तो अलग-अलग डेढ़ डेढ़ लाख, 3 लाख हो गए, फिर इस तरह 9-10 लाख लगते हैं। लेकिन आप अगर चारों मुल्क या 3 मुल्क इकट्ठे देखते हैं, तो आपको ये मतलब 3 लाख में आप कवर कर सकते हैं, शायद 2.5 लाख में भी कर लें। तो बात करते हैं उसके बाद मैंने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाई है। मैंने ये 4 मुल्क जब देखे ना, तो फिर उसके बाद मैंने तुर्की के लिए अप्लाई किया। तुर्की जो कंट्री है वो है यूरोप के बिल्कुल बॉर्डर पे है, और तुर्की का वीज़ा भी बहुत मुश्किल है जिस तरह शेंजन का वीज़ा है। लेकिन अगर शेंजन का वीज़ा आप 100% में आप श्योर होते हैं कि 50% है, लेकिन तुर्की का वीज़ा मैं श्योर था कि मुझे इंशाल्लाह मेरी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, बैंक स्टेटमेंट अच्छा है, तो मुझे मिलेगी तुर्की का वीज़ा मिल जाएगा, 80% मैं श्योर था। तुर्की का वीज़ा मुझे मिल गया। उस टाइम मैं यही जॉब कर रहा था, और मैंने ये किया कि मैंने ट्रैवल कर लिया, मैंने इन आउट कर लिया। आपको वीज़ा अगर ग्रांट हो और आप इन आउट कर ले, तुर्की का वीज़ा ऐसा है कि ये जो है गेटवे है। आप शेंजन वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं तो ये गेटवे है। आपको फिर या साउथ अफ्रीका का वीज़ा वो ईज़ी मिलता है, या तुर्की का वीज़ा, आप दोनों ये विज़िट कर ले तो आपको शेंजन वीज़ा ईज़ी मिलता है। मैंने तुर्की विज़िट किया है, फिर उसके बाद मेरा नेक्स्ट प्लान था कि मैं शेंजन के लिए अप्लाई कर लूँ। 2021 में 20 में फिर कोविड आ गया, उसकी वजह से मैंने ट्रैवल जो है नहीं की, ना मैंने अप्लाई किया। तो अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हालात बहुत बेहतर हो गए, और मैं उस टाइम जॉब कर रहा था, फिर मैंने जॉब से रिज़ाइन दे दिया। उसकी वीडियोज़ भी है, मेरी सारी वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फिर इस तरह हुआ कि मैंने प्लान बनाया है अपने लिए स्टेटमेंट का। अ, मैं अभी बिज़नेस कर रहा हूँ 2 साल से। मेरा जो बिज़नेस अकाउंट है वो मैंने मेंटेन रखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि इसके लिए स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है, और शेंजन के लिए इस टाइम आपका जो मिनिमम क्लोजिंग बैलेंस है आपके पास 1 मिलियन से ज़्यादा होने चाहिए पैसे। अगर आपके पास 7-8 लाख, 9 लाख, 10 लाख बैंक्स में हो और क्लोजिंग बैलेंस आपका यही हो और मेंटेन हो, तो इंशाल्लाह आपको वीज़ा मिलेगा, क्योंकि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी है। उसके बाद जो है बिज़नेस में मतलब इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा कि आप स्टेटमेंट किस तरह इसको बनाएँगे, मतलब आप किस तरह मेंटेन करेंगे। इसमें मैं आपको बता दूँ कि जॉब के लिए उनकी अलग रिक्वायरमेंट है और बिज़नेस के लिए अलग रिक्वायरमेंट है। जॉब के लिए आपकी सैलरी स्लिप 3 चाहिए या 6 चाहिए, और वही सैलरी जो आपके अकाउंट में जाती है वो, और एनओसी आप जब छुट्टी लेते हैं आप शेंजन के लिए, तो अपने ऑफ़िस से एनओसी होनी चाहिए। बिज़नेस के लिए आपका एनटीएन होना ज़रूरी है। एनटीएन मेरा ऑलरेडी बना हुआ था, मैंने 3 साल के टैक्स रिटर्न भी जमा किए हुए हैं। चेंबर ऑफ कॉमर्स में मैंने रजिस्ट्रेशन की हुई है। चेंबर ऑफ कॉमर्स से मैं रिकमेंडेशन लेटर भी लूँगा, क्योंकि चेंबर ऑफ कॉमर्स का जो है बहुत अहम रोल है वीज़े में। तकरीबन मैं समझ रहा हूँ कि 30% जो है आपको रिकमेंडेशन लेटर चेंबर ऑफ कॉमर्स से मिले तो आपका वीज़ा सक्सेस की तरफ 30% प्लस में जाता है। तो ये कुछ चीज़ें थी, मेरी गलतियाँ थी रिफ्यूज़ल की, वो मैं मानता हूँ। अभी मैं आपको कहता हूँ, अगर आप किसी प्रॉपर कंसल्टेंट से रिव्यू करते हैं या खुद फाइल बनाते हैं, तो पूरा रिसर्च करके एक-एक फाइल जो है वो आप अच्छा बना दें। स्टेटमेंट आपकी अच्छी होनी चाहिए, अच्छा बिज़नेस होना चाहिए। तो इंशाल्लाह आपको ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, तो आपको वीज़ा ज़रूर ग्रांट होगा। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा तभी जब मैं अप्लाई करूँगा वीज़े के लिए। तो मुझे कुछ दोस्तों ने ये मुझसे क्वेश्चन किए कि बैंक स्टेटमेंट किस तरह बनाते हैं, उस पे मैं अलग वीडियो बनाऊँगा कि आप बैंक स्टेटमेंट किस तरह मेंटेन करेंगे, चेंबर ऑफ कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन किस तरह करेंगे, बिज़नेस करते हैं, टैक्स रिटर्न जमा करने के क्या फ़ायदे हैं। तो ये इंशाल्लाह मैं स्टेप बाय स्टेप जो है एक सीरीज़ बना के अलग-अलग मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा। कुछ और मुल्कों की वीज़ों के बारे में मैं बताऊँगा कि आपके अगर पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो कौन-कौन से मुल्क जो है आपके ट्रैवल हिस्ट्री के लिए बेस्ट है और आपको वीज़ा दे देंगे। इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा। ये सिर्फ़ वीडियो थी कि मेरा रिफ्यूज़ल जो है वो क्यों आया था और कहाँ-कहाँ पे गलती थी, किसकी गलती थी, वो मैंने सब आपके साथ शेयर किया। वीडियो लंबी होगी, सॉरी, लेकिन कुछ चीज़ें होती है कि ज़हन में बार-बार आके वो उसकी वजह से मैं शेयर करता हूँ। तो अभी जो है अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं इंशाल्लाह। मैं उसकी आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा, और नेक्स्ट वीडियोज़ में भी आपके साथ अहम इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। अगर आप में किसी दोस्त ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ
मैं शेयर करूँ। थैंक यू सो मच। अभी इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक। बहुत शुक्रिया।